सेकंड पार्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन का है वो है कोलोन। अच्छा स्टूडेंट, कोलोन जो है, जो आपको ये बड़ा सारा एक पार्ट दिखाई दे रहा है, ये कोलोन ही है। कोलोन 3 टाइप की होती है, या कोलोन को यूँ कह लें 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले कोलोन का ये वाला पार्ट है, ये वाला, दैट इज़ कॉल्ड असेंडिंग कोलोन। उसके बाद ये वाला पार्ट है कोलोन का, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसवर्स कोलोन। उसके बाद ये वाला पार्ट है, दैट इज़ कॉल्ड डिसेंडिंग कोलोन। और उसके बाद ये वाला पार्ट है और इसको हम कहते हैं सिग्मॉइड कोलोन। ठीक है, तो कोलोन के 4 पार्ट्स हैं। एक असेंडिंग कोलोन, 1 ट्रांसफ़र कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और चौथा है सिग्मॉइड कोलोन। अब कोलोन का पार्ट भले कोई सा भी हो, लेकिन कोलोन में फंक्शन एक ही टाइप का होता है, और वो क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। अच्छा, अब कोलोन में किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, अब देखते हैं। कोलोन में वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, सॉल्ट्स या मिनरल की एब्जॉर्प्शन होती है, और इसके अलावा इसमें विटामिन्स की एब्जॉर्प्शन होती है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं जो आपके कोलोन के अंदर एब्जॉर्ब होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डाइजेस्टिव मटेरियल जब इस कोलोन से ट्रेवल कर रहा होता है, तो इस ट्रेवलिंग के दौरान इसके अंदर जितना भी वाटर होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, सॉल्ट एब्जॉर्ब हो जाता है और विटामिन्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, और जो फाइनल टर्मिनल एंड जो बाकी बचता है ये वाला, इस टर्मिनल एंड तक पहुँचते पहुँचते सिर्फ वेस्ट मटेरियल ही बचेगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड के तमाम मोनोमर्स ऊपर एब्जॉर्ब हो गए, वाटर, मिनरल, विटामिन यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गए। उसके बाद कुछ भी नहीं बचता एब्जॉर्ब होने के लिए, फिर सिर्फ वेस्ट मटेरियल ही या अनडाइजेस्टेड मटेरियल ही बचता है। लेकिन इस कोलोन की एक इम्पॉर्टेंट और भी होती है। ये जो कोलोन है, इसमें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी इसमें मौजूद होते हैं। अब जो ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, इनमें जैसे लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया की टाइप है जो कि यहाँ पे पाई जाती है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, ये लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं, ये यहाँ पर विटामिन की सिंथेसिस करते हैं, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन की सिंथेसिस यहीं पर ही हो रही होती है, जैसा कि नियासिन एक विटामिन होता है जिसकी सिंथेसिस जो है यहाँ पर होती है, और इसके अलावा यहाँ पर विटामिन के उसकी सिंथेसिस होती है, और इसके अलावा थायामीन जिसको विटामिन B1 कहते हैं उसकी सिंथेसिस भी यहीं पर ही होती है। ठीक है, तो थायामीन, विटामिन B1 भी कहते हैं इसको, और विटामिन के, इसकी सिंथेसिस भी यहीं पर ही होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पार्ट इस वजह से हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन की सिंथेसिस, क्योंकि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जिसमें विटामिन की सिंथेसिस होती है, और ये विटामिन जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब डाइजेस्टिव मटेरियल जो है वो फाइनली पहुंच चुका है आखिरी वाले पार्ट में, रेक्टम के ऊपर, और रेक्टम में पहुंचने के बाद अब इसमें सिर्फ अनडाइजेस्टेड मटेरियल ही बाकी बचा है। इसके बाद एलिमेंट्री कैनाल का फाइनल एंड, टर्मिनल एंड आ गया है, और वो कहलाता है रेक्टम। रेक्टम द टर्मिनल एंड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। देखें, रेक्टम जो है वो ये वाला पोर्शन है, ये जो सारा पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये रेक्टम का है, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते डाइजेस्टिव मटेरियल में अब सिर्फ एक ही चीज़ बाकी बची है, और वो है अनडाइजेस्टेड मटेरियल। ठीक है, जो यानी जो चीज़ें जो डाइजेस्ट नहीं हो पाई वो हैं डेड बैक्टीरिया हैं, डेड सेल हैं, म्यूकस है, और इसके अलावा तमाम चीज़ें जो हमें रिक्वायर्ड नहीं थी वो सारी की सारी यहाँ पर आकर जमा होना शुरू हो गई हैं। रेक्टम में अगर आप गौर करें तो ये एक काफ़ी डायलेटेड पार्ट, यानी बड़ा सा एक पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा डायलेटेड पार्ट, इसको रेक्टल एम्प्यूला भी कहते हैं। आपकी बुक में लिखा हुआ है रेक्टल एम्प्यूला, तो रेक्टल एम्प्यूला इसको कहते हैं। अभी 13 सेंटीमीटर का एक चेंबर होता है, एक डक्ट होती है, और इसके एंड पर यानी टर्मिनल एंड जो होता है रेक्टम का, उस पे यहाँ पर एक ट्यूब होती है, दैट इज़ कॉल्ड एनल कैनाल, और इस एनल कैनाल के दोनों एंड्स पर वॉल्व होते हैं, यानी एक स्फिंक्टर वॉल्व यहाँ पर होता है और एक स्फिंक्टर वॉल्व यहाँ पर होता है, दोनों एंड पर इसके वॉल्व होते हैं। ये एनल कैनाल है। अब जैसे ही ये जो रेक्टम है ये मुकम्मल तौर पे फिल हो जाता है वेस्ट मटेरियल से, यानी इस रेक्टम के अंदर वेस्ट मटेरियल भरना शुरू हो जाए कम्प्लीटली, तो जैसे ये भर जाता है तो इसकी वॉल्स पे प्रेशर एग्जर्ट होता है, और इस प्रेशर की वजह से रिफ्लेक्सेस प्रोड्यूस होते हैं डेफिकेशन के।
ठीक है, क्या प्रोड्यूस होते हैं? रिफ्लेक्सेस ऑफ डेफिकेशन। डेफिकेशन का मतलब होता है ये जो फीसिस को बॉडी से बाहर रिमूव करने का प्रोसेस है, इसको डेफिकेशन का प्रोसेस कहते हैं। जो एनिमल जो गोबर करते हैं उसको, पहले रिफ्लेक्सेस प्रोड्यूस होते हैं। जैसे रिफ्लेक्सेस प्रोड्यूस होते हैं, अब यहाँ पर दो वॉल्व है। एक तो अगर आप देखें ये वॉल्व अंदर की जानिब है, इंटरनल इंस्फिंक्टर वॉल्व है एनल कैनाल में, और दूसरा बाहर होता है, ये एक्सटर्नल कहलाता है। ये जो इंटरनल जो वॉल्व होता है ये बना होता है स्मूथ मसल से, ठीक है। इंटरनल वॉल्व जो होगा ये इंटरनल स्फिंक्टर जो होता है, स्फिंक्टर ये बना हुआ होता है स्मूथ मसल से, इसलिए इसकी कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो इनवॉलेंटरी होती है, ठीक है। जबकि एक्सटर्नल वाला जो होता है ये बना हुआ होता है किससे? स्केलेटल मसल से। एक्सटर्नल जो स्फिंक्टर होता है वो बना होता है किसके साथ? स्केलेटल मसल से बना हुआ होता है। और ये जो स्केलेटल मसल है ये वॉलंटरी कंट्रोल में होते हैं हमारे, तो वॉलंटरी कंट्रोल में हो सकते। तो एनिमल या ह्यूमन जो है वो डेफिकेशन के प्रोसेस को टू सम एक्सटेंट स्टॉप भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं, सिर्फ इस एक्सटर्नल वॉल की वजह से करते हैं एनल कैनाल में जो मौजूद है। जबकि इंटरनल कैनाल तो वैसे ही वो क्या होता है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है ये, ठीक। तो इस तरह से डेफिकेशन जब चाहे एनिमल पास आउट कर सकते हैं फीसिस को बॉडी से बाहर। लेकिन ये जो बेबीज़ होते हैं, स्पेशली इन्फेंट्स की बात हो रही है, शीरख्वार जो बच्चे होते हैं दूध पीते हैं, इन्फेंट्स में ये दोनों के दोनों वॉल्व इनवॉलेंट्री होते हैं। इसी वजह से वो मतलब उनमें डेफिकेशन पे कंट्रोल नहीं होता, और वो इनवॉलेंट्री डेफिकेशन की वजह से, इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शन की वजह से वो मतलब बार बार और हर जगह पर डेफिकेट कर देते हैं ये दोनों। लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता है, तकरीबन 18 से 20 महीने का टाइम गुजरता है, तो फिर इनमें से ये जो एक्सटर्नल जो इसके स्फिंक्टर होता है ये आहिस्ता आहिस्ता वॉलंटरी होना शुरू हो जाता है, और ये वॉलंटरी होने के बाद फिर वो अपने हिसाब से कन्वीनियंटली डेफिकेट कर सकते हैं वो बच्चे। स्टूडेंट, एलिमेंट्री कैनाल का जो एंड होता है वो एनस पर होता है। एनस जो है वो टर्मिनल एंड है, टर्मिनल ओपनिंग होती है एनस, ठीक है। और एनस पे आकर फाइनली इजेशन का प्रोसेस हो जाता है। इजेशन का मतलब है वो तमाम अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो कि हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुआ या किसी भी किस्म का काम का नहीं था, वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है, और इस तरीके से एलिमेंट्री कैनाल का ये सारा का सारा फंक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब स्टूडेंट, एलिमेंट्री कैनाल तो हमारी मुकम्मल हो गई, लेकिन हमें पता है ना कि हमें एलिमेंट्री कैनाल तो नहीं पढ़नी, हमें तो डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस करना है। और जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ वो जो एक्सेसरी ग्लैंड है जिसको लिवर या पेंक्रियास कहते हैं वो भी हमें डिस्कस करने होंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे लिवर को और उसके सारे फंक्शंस को। हालांकि लिवर बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन हमें जो डाइजेशन में हेल्प करता है वो, और प्लस पेंक्रियास को हम डिस्कस करेंगे।